हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आयो सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक में। हमारी मोटिवेशन लाइन है रिजल्ट तक थकना मत। तो आप सभी को थकना नहीं है, अपने रिजल्ट तक बहुत मेहनत करनी है, जी जान से मेहनत करनी है। तो आप सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। तो सुबह के बज गए हैं 10। तो आप सभी कर रहे होंगे इस क्लास का इंतजार जिसमें हम तो करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन। और ये एडुटेरे का आज हमारा 11वें नंबर का टेस्ट है। आपने 10 टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। 500 क्वेश्चन में आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा वो आप अपने अंदर चेंजेस देख सकते हैं। तो आज हम 11वां पट्टी सेट करने जा रहे हैं। आपको फिर से नई ऊर्जा, नई ताजगी, नए जुनून, नई मोटिवेशन के साथ ये क्लास करनी है और अपने आप से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है और सही सवाल देने की भी कोशिश करनी है। और मैं आपको एक बात और बोल दूं कि देखिए, जितनी भी 2024 में इस टाइम इलेक्शन है वो सरकार काफ़ी अपने आप में एकदम जोश में है। तो 2024 में अगर आप कुछ सिलेक्शन ले लें तो ले लें, वरना आप सोच लीजिएगा अगली बार जो भी वैकेंसी आएगी वो 4 साल या 5 साल के बाद आने वाली है। तो आप सभी के पास ये गोल्डन चांस है, तो उसको खोना मत। चलिए अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सभी की दोस्त लेकर चलती हूँ आपको कंटेंट की तरफ। आगे आप कर रहे हैं कंपटीशन की तैयारी, तो ये तो है नहीं कि आपको जो बात कह दी जाए वो आप सही मान लीजिएगा। जो आपको सही लगता है, अच्छा लगता है, आप अपने हिसाब से कीजिएगा, लेकिन समझाना मेरा फ़र्ज है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन नंबर 1 है जनता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ऑप्शन नंबर बी है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी है यह संघीय व्यवस्था है या यहाँ का लिखित संविधान है। तो क्वेश्चन नंबर आप एक का राइट आंसर बताएंगे, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, क्योंकि यह लोकतंत्र इस तथ्य पर हम कह सकते हैं क्योंकि जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। तो ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी 2 है कि भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहले आपको दिए हैं कथन, फिर आपको उसके दिए हैं उत्तर। पहले कथन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर में कथन 2 दिया है कि बगैर सांसद बिना कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। तीसरा कथन दिया है कि मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। चौथा दिया है कि भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है। तो कौन से कथन सही हैं? उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 4 सही, केवल 1, 2, 3 सही या केवल 2 सही। तो संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषताओं में से कौन कौन सी सही है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप करेंगे राइट आंसर। तो आप बताएंगे क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर के 2 हमारा राइट आंसर है। देखिए, मंत्रिपरिषद उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के नहीं, यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये तो आ गया क्वेश्चन नंबर सही। और मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा के समक्ष शपथ लेते हैं। क्या आपको पता होगा जितने भी मंत्री शपथ बनते हैं ये सभी जो भी प्रोटेक्ट स्पीकर होता है, जब नई लोकसभा चुन के आती है तो जब सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है उन सभी में, मतलब व्यक्ति बुजुर्ग होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। उन सभी के सामने सभी मंत्री अपने लेते हैं। लेकिन भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का हेड नहीं होता है, ये सिर्फ नाम मात्र का अधिकारी होता है। जो सारी पावर होती है वो हमारे प्रधानमंत्री में होती है। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मतलब कि दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। तो बता दूं क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के टी है, केवल कथन 2 सही। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पाकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 36 ने मूल अधिकारों को असंगत या उनकी अल्पीकरण करने की विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। तो आर्टिकल 13 के अंदर यह प्रावधान किया गया है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि भारत के संविधान के अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ
उल्लेखित है, यानी कि भारतीय संविधान पर कहाँ पर उल्लेखित किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कहाँ पर वर्णन है। ऑप्शन हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में, संविधान के मूल अधिकारों में, या संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व में, या संविधान के मूल कर्तव्य में। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन कहाँ दिया है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर, क्योंकि आपको पता होगा 36 से 51 तक हमारे क्या है डीपीएसपी दिए हैं, और आर्टिकल जो 50 जो हमारा 51 होता है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति को ये डिफाइन करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। ऑप्शन है क्योटो, रियो डी जेनेरियो, जिनेवा या डरबन। तो प्रथम सम्मेलन जो पृथ्वी सम्मेलन था वो रियो डी जेनेरियो में किया गया था, और ये है ब्राज़ील का सबसे बड़ा जो शहर है रियो डी जेनेरियो है, और यह कब किया गया था 1992 में। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस महाद्वीप पर मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं एशिया, यूरोप, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आप करेंगे राइट आंसर, तो आप बताएंगे अफ्रीका को मानव जाति की जन्मस्थली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे प्रमुख पर्वत और उनके सर्वोच्च चोटी का सही मिलान कौन सा नहीं है। हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, एंडीज की एकांगुआ है, रॉकी की माउंट मैरी एल्बर्ट है, या अल्पर्स की एल्ब्रुज है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप करेंगे राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा अल्पर्स की एल्ब्रुज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर डी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्न में से कौन सा उपग्रह बिना उपग्रह के हैं। शुक्र है, मंगल है, वरुण है, बुध है। तो ऐसे कौन से उपग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो कूट है केवल एक का, केवल 1 और 2 सही, केवल 1 और 4 सही, या केवल 4 सही। तो आप बताएंगे ऐसे कितने उपग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आप बताएंगे ऐसे सिर्फ 2 ही उपग्रह हैं जिनके पास अपने कोई ग्रह नहीं है। एक तो हो जाएगा बुध और एक हो जाएगा शुक्र। तो इनके क्या है कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि पहला और चौथा सही, ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। आप इसको कैसे याद रखेंगे, आप देखिए असु और बसु याद कर लीजिए, ऐसे असु और बसु अगर आप इनको याद कर लेंगे। देखिए अरुण और अरुण असु अरुण और शुक्र जो होते हैं ये उल्टे घूमने वाले होते हैं, और बसु वैसे हो जाएगा बुध, और शुक्र जो हो जाएंगे इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो उल्टे घूमने वाले ग्रह भी आप इसे याद कर लीजिएगा, और जिनके 2 उपग्रह नहीं है आप उनको इस लाइन से अशु बसु से याद कर सकते हैं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ती हूँ। ग्लोब पर किस व्रत को बृहत व्रत कहा जाता है, यानी कि जो ग्लोब पर जो सबसे बड़ा व्रत बनता है उसको क्या कहते हैं। मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या देशांतर रेखा पर। तो ग्लोब पर किसके द्वारा बृहत व्रत कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, कि विषुवत रेखा जो है ग्लोब को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, जिसके कारण 2 सेमी स्फीयर है वो बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर की सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है यूएसए के किस राज्य में सिलिकॉन वैली स्थित है। फ्लोरिडा में है, न्यू जर्सी में है, कैलिफोर्निया में है, कोलोराडो में है। तो यूएसए की में जो सिलिकॉन वैली है वो कहाँ पर अवस्थित है। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताएंगे कैलिफोर्निया में क्या है सिलिकॉन वैली है। और उत्तर प्रदेश की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे है बंगलुरु को। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती हैं। फोटोन की गति के कारण, पॉजिट्रॉन की गति के कारण, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण, ये प्रकाश की गति के कारण। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसे बनती है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप करेंगे राइट आंसर। तो आप बताएंगे फोटोन की गति के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपको 12 और 13 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है कि संगोला की संधि कब हुई थी, संगोल या संगोला की संधि कब हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप करेंगे राइट आंसर। आपको ऑप्शन है 1850 में, 1724 में, 1750 में, 1728 में। तो संगोला की संधि कब हुई थी, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर सी 1750 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ क्या सूची 2। एक तरफ आपको कुछ प्रोटीन दिए गए हैं, उन प्रोटीन के कारण क्या का हमारी बॉडी में काम किया जाता है। चलिए पढ़ लेते हैं।
एक तरफ दिया है रक्त प्लाज्मा, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन या फाइब्रोनोरोजिन। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 के सही मिलान कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 के जो सही मिलान हो जाएंगे, चलिए रक्त प्लाज्मा जो होता है ए को मिलाएंगे आप 3 से, ए का हो जाएगा 3 क्योंकि ये हल्के पीले रंग का होता है, तो पहले का हो जाएगा 3। आप बताएंगे एल्ब्यूमिन जो होता है, एल्ब्यूमिन जो होता है ये ओस्टियोमेटिक दाब को स्थापित करता है, और ये जो हो जाएगा ग्लोब्यूलिन ही हो जाएगा संक्रमण रोगों से रक्षा करने के लिए, और फाइब्रोनोजन जो हो जाएगा ये रक्त को क्लोटिंग करता है। तो इसका हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1। तो 3 4 2 1 किसका हो जाए, 3 4 2 1 है ऑप्शन नंबर 1 का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आप इन सभी को मिला लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रोक सिस्टम है, यानी कि हीरा धारण करने वाली कौन सा चट्टानें हैं जहाँ पर हीरा पाया जाता है। तो आप बताएंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें में, विंध्याचल में, कोडप्पा में या धारवाड़ में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आप करेंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा विंध्याचल। ऐसा है कि जहाँ पर क्या है हीरा धारण करने वाले क्षेत्र को रोक सिस्टम कहा जाता है, तो विंध्याचल ऑप्शन नंबर की बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था, राजगृह में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में या वल्लभी में। तो प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन किया गया था आप बताएंगे पाटना के पाटलिपुत्र में किया गया था, और दूसरी जो जैन महासभा थी वो वल्लभी गुजरात में की गई थी। तो 2 ही की गई थी, दोनों को आप याद रखना है, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में। तो ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुकों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी, गुप्त वंश, पल्लव वंश, सातवाहन वंश या कुषाण वंश। तो ब्राह्मणों को और बुद्ध भिक्षुक जो थे उनको भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ की थी। क्वेश्चन नंबर 20 का आप करेंगे राइट आंसर। ये हो जाएगा सातवाहन वंश के द्वारा यह प्रथा को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको आ भी रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित हैं। ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संध्या और समझौते। ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, या ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के संबंधित विवाद, या ऑप्शन नंबर डी दिया है कि संसद द्वारा पारित एक विधेयक जो संविधान का उल्लंघन है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र में कौन सा काम आता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आप करेंगे राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। राज्य भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच अगर विवाद होता है तो वह भारत के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी राज्य में अधिकतम कितनी समावधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आप राइट आंसर बताएंगे। 3 वर्ष के लिए किसी भी राज्य में अधिकतम समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर 3 वर्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में, दीप वंश में, ललित विस्तार में, मुद्रा राक्षस में। तो चेलना और बिंबिसार के विवाह का वर्णन आपको किस ग्रंथ में मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आप करेंगे राइट आंसर। आप बताएंगे ललित सागर में चेलना और बिंबिसार के विवाह का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर की सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एकमात्र बौद्ध सभा जिसमें का आयोजन बिहार में नहीं किया गया था। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो आप बताएंगे चतुर्थ बौद्ध संगति या सिद्धि जो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, जिसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और यह कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। तो कहने का मतलब है कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो बिहार से बाहर आयोजित की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको 21 22 23 दिखाई दे रहे होंगे। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एल्काइन का आणविक सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n+2 या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा एल्काइन का जो सूत्र होता है आणविक सूत्र। क्वेश्चन नंबर 21 का आप करेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर के ई। देखिए अगर किसी में एन आएगा, जैसे मीथेन में आएगा एन, तो उसका फॉर्मूला होता है CH+2H, यानी कि जितने भी
कार्बन होंगे उनका 2 गुना हाइड्रोजन होगी, और उसमें 2 जोड़ के आप बना लेंगे एन करके। और जिसमें कीन आता है, जैसे एल्काइन एल्कीन होते हैं एल्कीन, तो आप बताएंगे इसमें क्या होता है, जितने भी कार्बन होते हैं उनका 2 गुना होते हैं हाइड्रोजन। अगर आपसे पूछेगा कि एल्काइन, जिसमें ईन आएगा बाद में, बड़ी वाली ई और ईन आएगा, तो इसमें होते हैं जितने भी कार्बन उसके 2 गुना अधिक हो जाएंगे हाइड्रोजन, उसमें से कर देंगे 2 माइनस। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर, इसलिए मैंने आपके सामने ये लिख भी दिए, जैसे कि आप इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोशिका विभाजन में किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं, पूर्वावस्था में, मध्यावस्था में, अंतरावस्था में या अंत्यावस्था में। तो क्रोमोस जो कोशिका विभाजन होता है तो क्रोमोप्लास्ट कब स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 22 काम करेंगे राइट आंसर, मध्यावस्था में ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी का बी में सूत्र क्या है, ये आप बताएंगे ml-1 t-1 t-2 ml-1 L3 t-2 या ml2 या t-1 या ml-1 या t-2। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि जी का आप बताएंगे बी में सूत्र कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा m-k1 L3 और t-2। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनटीपीसी और आरपीएफ में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिखाई दे रहा है कि पेंटागोनिया का मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है, एशिया में है, दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है या अफ्रीका में है। तो दक्षिण अमेरिका में आपको पेंटागोनिया का मरुस्थल है, जो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर आपको 25 है कि फोकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, गर्म है, ठंडी है, न गर्म है न ठंडी है, या इनमें से कोई नहीं। तो फोकलैंड की जलधारा कैसी है आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का आप मुझे राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ये ठंडी जलधारा है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ये अंटार्कटिका महासागर की जलधारा है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 26। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है कार्बन बंध से, ऑक्सीजन बंध से, नाइट्रोजन बंध से या हाइड्रोजन बंध से। तो डीएनए की जो श्रृंखला होती है, सीरीज होती है, वह किससे बंधी हुई होती है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आप करेंगे राइट आंसर। आप बताएंगे ये हाइड्रोजन बंध से बंधी हुई होती है। तो चलिए चारों के तीनों 24, 25, 26 के आपको मिल जाएंगे राइट आंसर। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, 28 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन हो जाएगा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन। यानी आपको सूक्ष्म पोषक तत्व बताना है जो पौधों के लिए आवश्यक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोरोन। ये सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों के लिए आवश्यक होता है। थ्रोम्बिन का काम क्या है, उत्सर्जन करना, रक्त का थक्का जमाना, या प्रजनन करना या वृद्धि करना। तो रक्त का थक्का जमाना क्या हो जाएगा, थ्रोम्बिन का काम होता है, ये ब्लड क्लोटिंग के लिए काम में आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता में, साहित्य में, वास्तुकला में या गायन में। तो जो प्रित्जर पुरस्कार है ये आप बताएंगे, इसको आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, यह वास्तुकला में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है निम्नलिखित में से भारत में सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ी, कार्डमम की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, नल्लामलाई की पहाड़ी। तो आप बताएंगे कार्डमम की पहाड़ी, जिनको इलायची हिल्स भी कहते हैं, इलायची की पहाड़ियाँ, ये सबसे सुदूर दक्षिणम पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर के बी क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति आपातकाल की उद्देश्य घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 46वां या 78वां। तो आप बताएंगे यह कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 आपको दिखाई दे रहा है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी, सुब्रमण्य समिति, नरसिम्हन समिति या राजा चलिया समिति या भगवती समिति। तो सुब्रमण्य समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है सूची 1 को सूची 2 से करना है मिलान। एक तरफ दिए हैं कीट, दूसरी तरफ दिए संचारित रोग। तो बालू मक्खी से कौन सा रोग होता है, मादा क्यूलेक्स से कौन सा रोग होता है, घरेलू मक्खी से कौन सा रोग होता है और मादा एनाफिलीज से कौन सा ज्वर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आप करेंगे राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। देखिए बालू मक्खी से होता है काला ज्वर,
तो सैंड बालू मिट्टी यानी इसको बोलते हैं सैंड फ्लाई से हो जाएगा काला रोग। आप कैसे कहेंगे कि आपको जब आप रेत में नहाते हैं या रेत में खेलते हैं तो आप काले हो जाते हैं, तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। देखिए पहले से ही इसका क्वेश्चन फाइनल हो गया है, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1, तो ये है राइट आंसर। चलिए मिलान भी कर लेते हैं। मादा क्विलैक्स से आपको फाइलेरिया होता है, घरेलू मक्खी से आपको होता है हैजा, और मादा एनाफिलिस से होता है मलेरिया। तो ये तो सही मिलान, ऑप्शन भी आपको पता चल गया होगा। और क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ये भी आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 34 है कि किस वायसराय के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रीडिंग या लॉर्ड मिंटो। तो श्वेत विद्रोह कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 34 का आप करेंगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर के बी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में श्वेत विद्रोह यानी कि व्हाइट रिवोल्यूशन किया गया था। तो चलिए ये हो गए दोनों के राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेसी नेता द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर उनमें से कौन सी पार्टी का गठन किया था? ऑप्शन नंबर 1 है इंडिपेंडेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्वराज पार्टी या इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन या इंडियन फ्रीडम पार्टी। तो कौन से नेता थे जिन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की निंदा की थी और कई जो नरमपंथी थे वे पार्टी छोड़कर नई पार्टी का गठन किया था? आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर करके। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशन लिबरल फेडरेशन पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे 36, निम्नलिखित में से किसी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 36 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताएंगे लॉर्ड रिपन के द्वारा ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया गया था। अगर आपसे पूछेगा कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा किसने दी थी, तब आप देंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। चलिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन के राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रामोसी विद्रोह भारत के किस भाग में हुआ था? उत्तर भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी तट भाग में या पश्चिमी भाग में? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आप करेंगे राइट आंसर। ये पश्चिमी भाग में हुआ था, और पश्चिमी भाग में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कभी कभी आपको स्टेट का नाम भी पूछ लेता है और कभी आपको भाग भी पूछ लेता है, तो आप दोनों चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलेंगे। रोल एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, बी राघवाचारी, पंडित मोतीलाल नेहरू या हसन इमाम। तो रोल एक्ट के विचार करने पर जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आप करेंगे राइट आंसर। इसका हो जाएगा हसन इमाम के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि तैमूर लंका का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? 1389 में, 1414 में या 1389 में, 1351 में? तो तैमूर लंका का आक्रमण भारत पर कब हुआ था? तो 39 का करेंगे आप राइट आंसर। आप बताएंगे 1398 में तैमूर लंका का आक्रमण भारत पर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से घोड़े की मृत मूर्ति मिली है? आप बताएंगे ऑप्शन का राइट आंसर। कालीबंगा से, रंगपुर से, बनमाली से या सूतका कोटड़ा से? तो मृत घोड़े की मूर्ति आपको कहाँ से मिली है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर की बी, रंगपुर से हमें प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वैदिक काल में सोम देवता किससे संबंधित थे? यानी कि सोम के देवता का संबंध किससे था? यज्ञ के देवता से था, प्रकाश के देवता से था, वनस्पति के देवता से था या तूफान के देवता से था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा सोम के देवता कौन थे या वनस्पति के देवता थे? ऑप्शन नंबर की सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? आदिनाथ थे, अजितनाथ थे, नेमिनाथ थे, संभवनाथ थे? तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेंगे आप राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, संभवनाथ जो थे जैन धर्म के तीसरे यानी कि तीसरे स्थान पर आने वाले तीर्थंकर संभवनाथ थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि पर अधिक पैमानों को विकसित किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो खालसा भूमि जो भूमि की नाप थी यह किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी, विकसित की गई थी? तो 43 का करेंगे आप राइट आंसर। आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि जो भूमि की पैमाइश थी इसको बहुत
अधिक क्या है विकसित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? अलबरूनी, जलालुद्दीन बर्नी, मिनहाज उल सिराज या जुम्न उल बहरी। तो तबकात ए नासिरी के जो राइटर थे आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के सी मिनहाज उल सिराज इसके क्या है लेखक थे। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 45। हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रक्त वाहिनियों की गिनती करने के लिए, HB का अनुमान लगाने के लिए, या रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए, या रक्तचाप को मापन के लिए। तो हीमोसाइटोमीटर का उपयोग आप किसकी चीज़ के लिए करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे रक्त कोशिकाओं को गिनती के लिए आप क्या है हीमोसाइटोमीटर का करते हैं उपयोग। अगर आपसे पूछेगा रक्तचाप मापने के लिए आप इस स्फेग्नोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा रक्तचाप मापने के लिए, और हीमोसाइटोमीटर का उपयोग करते हैं आप रक्त कोशिकाओं की गिनती करने के लिए। तो चलिए तीनों क्वेश्चन के राइट आंसर आपको मिल गए हैं। बहुत अच्छे से आप अपना आंसर भी कर रहे होंगे। आई होप आपने अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन बनाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक डायनोमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है का वास्तविक कार्य क्या है? आयन के स्रोत हैं, विद्युत परिवर्तन के स्रोत हैं, ऊर्जा का कन्वर्ट है, या इलेक्ट्रॉन का स्रोत है। तो जो डायनोमा बिजली उत्पन्न करता है वह वास्तविक कार्य किस पर करता है वो आपको बताना है कमेंट करके। तो चलिए आप इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए आप करेंगे इसका राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। ये करता है ऊर्जा को क्या है कन्वर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा का कन्वर्टर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है यदि 10 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाते हैं तो प्रत्येक दिन में कितने यूनिट बिजली व्यय होगी? तो आपको पता होगा आप क्या करते हैं पहले क्या लिखते हैं जितनी भी स्रोत हैं कितने दिन और कितने घंटे वो चलते हैं, और यहाँ पर टाइम और उनको 1000 से आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो आप इसी फॉर्मूले से इसका यूनिट निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप इसको घर पे बैठ के आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहुत से बच्चों ने कैलकुलेट भी कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 48 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कार्बन डेटिंग का उपयोग किसकी उम्र धारणा करने के लिए किया जाता है? वृक्षों की, पृथ्वी की, फॉसिल्स की, या चट्टान की। तो कार्बन डेटिंग जो हम करते हैं C14 की जिससे हम इस कार्बन का जो यूज करते हैं C14 का, इसका यूज किसकी उम्र निर्धारण करने में करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेंगे राइट आंसर। आप बताएंगे फॉसिल्स यानी जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए हम कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ कि क्रय शक्ति की क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था को विश्व में पहला स्थान दिया गया है? यानी कि क्रय शक्ति यानी कि खरीदने की शक्ति के आधार पर किस देश को पहला दिया गया है अर्थव्यवस्था के नाम पर पहला स्थान? तो आप क्वेश्चन नंबर 49 का करेंगे राइट आंसर। चीन है, USA है, भारत है, जापान है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ई चीन। क्रय शक्ति के आधार पर इसको अर्थव्यवस्था में पहला स्थान दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज का टेस्ट मैंने काफ़ी तेज प्रैक्टिस से किया है क्योंकि 50 क्वेश्चन के लिए कम से कम 45 मिनट चाहिए अगर मैं आपको फुल डिटेल से बताऊं तो। क्योंकि बहुत से बच्चे कह रहे थे कि मैडम क्लास की जो टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर दीजिए, लेकिन देखिए अगर आपको क्वेश्चन खेलना है तो क्वेश्चन आप 50 क्वेश्चन 25 मिनट में कर सकते हैं। अगर आपको चारों ऑप्शन की जानकारी चाहिए, क्वेश्चन की डिटेल चाहिए, तो आपको कम से कम मिनिमम 40 मिनट तो आपको देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप कल ये जब भी आप टेस्ट करेंगे 30 तारीख को तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन आंसर ही करने हैं तो हम क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देंगे। अगर आपको डिटेल भी पढ़नी है तो हम डिटेल पे भी ध्यान देंगे। मैंने आपको दोनों तरीके से पढ़ा दिया है। चलिए आज का मैं लास्ट क्वेश्चन आप सभी को बता देती हूँ कि किस पंचवर्षीय योजना के से मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन नंबर है 10वीं परियोजना के दौरान, आप बताएंगे या 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, या 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आप राइट आंसर करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह की गई थी। मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। मैंने आपको इसमें डिटेल बहुत कम डिस्कस की है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर देने में था।
अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो अभी भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ उसकी जानकारी भी लेनी है, तो अभी आप मुझे करके बताइएगा। तो चलिए, ये थी आज की हमारी श्रृंखला। आज का टेस्ट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह सब अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर मेरे साथ जुड़ कर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आपके प्यारे यूट्यूब चैनल के से लेती हूँ विदा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले टेस्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना है।